जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग अपना जो करंट चैप्टर चल रहा था क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पायरेशन, उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक इस चैप्टर के अंदर की कहानी हम क्या पढ़ चुके हैं वो समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को हमने टोटल अपना 6 लेक्चर में डिवाइड किया था, जिसमें से अभी तक टोटल हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो आपका था वो केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका रीजनल एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमारे देश के अंदर ऐसे कौन कौन से एरिया थे जहाँ से मतलब ये रीजनल एस्पायरेशन उठी, या एरिया ऑफ टेंशन क्या थे। फिर उसके बाद हमने इन्हीं एरियाज को एक-एक करके करना मतलब कवर करना स्टार्ट किया था। तो सेकंड लेक्चर जो था वो था पहला एरिया के बारे में, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जिसमें हमने उसकी रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ले करके अभी तक की कहानी यहाँ पे जो चलती आई थी 2019 तक की, वो हमने समझा इसके अंदर। फिर हम आए भैया अपना थर्ड लेक्चर में जो था पंजाब के बारे में। हमने पंजाब के अंदर जो आपकी वायलेंस होती रहती हैं, जो आप देखते हो आज कल सेपरेटिज्म की डिमांड उठती रहती है, तो क्या था वो? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? उन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। एंड फिर हम लास्ट में आए नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? उस वहाँ पे इतनी ऑटोनॉमी की डिमांड क्यों उठती है? सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्यों आते हैं वहाँ पे? ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। और आज का जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्कोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन या नेशन इंटीग्रेशन। इसके अंदर बेसिकली हमें ये समझना है कि जितने भी हमने केसेस समझे, ठीक है, ये तीनों केसेस हमने समझे, एंड आपका रीजनल एस्पायरेशन जो है, इससे हमें सीख क्या मिलती है? ये सब केस देख कर हमें क्या सीख मिलती है, क्या हम क्या समझ सकते हैं इन सब से, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझना है। तो देखिए, ऑल दीज केसेस हैव शोन दैट इवन मतलब इतने साल आज़ादी को हो गए हमारे देश को, इतने केस देखने के बाद भी आज तक हम कह सकते हैं कि ये जो मुद्दे हैं आपके ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, ये अभी तक पूरी तरह से रिसॉल्व नहीं हुए हैं, और ये हम आए दिनों देखते भी रहते हैं। हमने रीजनल एस्पायरेशन मतलब कई अलग-अलग रूप में आते देखा, समझा। कहीं पे स्टेटहुड की डिमांड में हमने देखा, तो कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में रीजनल एस्पायरेशन उठी, कहीं ऑटोनॉमी के लिए उठी, और कहीं पे आपकी सेपरेशन के लिए रीजनल एस्पायरेशन हमने देखा। हमारे देश में ये आती रही हैं, आज़ादी से लेकर अभी तक की। ठीक है? तो इन सब चीज़ों से, इन सब एग्ज़ाम्पल से, इन सब केसेस से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट लेसन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दीज़ एग्ज़ाम्पल्स एज़ अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट? एंड जब हम किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, राइट? तो पहले लेसन पे हम आते हैं। पहला लेसन आपका कहता क्या है? तो देखिए, इट्स वेरी सिंपल। द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक लेसन वी लर्न फ्रॉम ऑल दीज केसेस इज दैट रीजनल एस्पायरेशंस जो है, एक बात तो आप समझ लीजिए, ये जो है अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इट इज अ बेसिकली नेचुरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे होता है ना कि हम लोग के नेचर का, कुछ लोग का स्वाभिमान ही होता है कि बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग का मतलब स्वभाव ही होता है कि बहुत थोड़े एंग्री टाइप के होते हैं। तो वैसे रीजनल एस्पायरेशन जो है, ये डेमोक्रेसी अगर कोई इंसान हो गया तो उसका एक नेचुरल हिस्सा है रीजनल एस्पायरेशन, ठीक है? सो व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन जब डिमांड करते हैं उनकी आइडेंटिटी की रिकॉग्निशन की, मोर डेवलपमेंट की, या ऑटोनॉमी की, मोर फ्रीडम की, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस देश के साथ कुछ गलत हो रहा है, या उस देश की जो लीडरशिप है वो ठीक से काम नहीं कर रहे। ठीक है? ये बहुत ही नेचुरल पार्ट है। इट इज़ नॉट एन एब्नॉर्मल सिचुएशन, पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा। ठीक है? In fact, such demands are bound to come up in a large and diverse country. हमारे देश हम जानते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, हर क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है, और सुनते भी आए हैं, इट इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। इस डाइवर्स कंट्री में ऐसे रीजनल एस्पायरेशन उठना, इट इज़ वेरी नॉर्मल सिचुएशन, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ठीक है? एंड ये जो स्टोरी है सिर्फ हमारे भारत देश की नहीं, ये पूरी दुनिया की जितने देश हैं वहाँ पे कुछ
चैलेंजेस आते रहे हैं। चाहे आप यूनाइटेड किंगडम की बात कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे पीपल इन स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ऑप्टेन रेज डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी और या खुद की इंडिपेंडेंस की। आप स्पेन की बात कर लीजिए, आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, ऐसे हर देश में, आप यूएसए में बात कर लीजिए, वहां भी ये सब डिमांड आते रहते हैं। ठीक है, ये जो पहली बात हमें समझना है, पहला लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो यही है कि इट इज अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर कोई कहे कि तुम्हारे देश में तो मतलब ऐसा वैसा होता रहता है, भारत में तो ये होता है, इतनी डिमांड उठते हैं, भारत देश ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, तो हमको क्या करना है, हम क्योंकि पढ़ रखे हैं और अब उसके बाद से आप समझाना उनको, क्या खुद समझिए, ये बहुत नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, ये एक, अगर बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इट इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, इट इज बाउंड टू, सच डिमांड आर बाउंड टू कम इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। ठीक है, सो रीजनल एस्पिरेशन जो है और नॉट समथिंग यूनिक टू इंडिया, दे एग्जिस्ट एवरीवेयर। सिर्फ भारत देश में ही नहीं उठती आई है डिमांड। ठीक है, ये हर जगह। सो द डिफरेंस हाउएवर ये है और सब कंट्री में और हमारे देश में, इज दैट हमारा जो देश है इट इज मच लार्जर एंड फार मोस्ट डाइवर्स देन दिस कंट्री। सो नेचुरली सच एस्पायरेशंस जो होंगी, इट विल कीप अपियरिंग हियर अगेन एंड अगेन, यानी फ्यूचर में भी ये आती रहेंगी। ठीक है, ये बात हमें समझ के रखना है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। दैट इज वाई आवर डेमोक्रेसी, हमारी जो सरकार है, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी लोकतंत्र है, इट मस्ट बी प्रिपेयर टू लिसन टू दीज वॉइसेज रेगुलरली, नॉट जस्ट वंस इन अ वाइल। दिस लीड अस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। और वो ये है कि जो नेशन बिल्डिंग है, जो देश निर्माण की बात आती है, इट इज नॉट अ वन टाइम टास्क कि आजाद हुआ उसके बाद हमने नेशन बिल्डिंग कर दिया, ठीक है, वहीं खत्म हो। जैसे होता है ना कि आपका एक घर है, घर हमने बनाया कि घर बन गया, अब चलो काम खत्म। घर में क्या है, मान लो कुछ 10 साल तक कभी काम करता है, फिर क्या है, कुछ जरूरत पड़ जाती है, कभी हम ये करवाते हैं, कहीं टाइल्स नहीं लगवाई थी, चलो टाइल्स लगवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा बाथरूम बनवाया था, बाथरूम में हमने टोटी वगैरह शावर नहीं लगवाया, चलो वो लगवा लेते हैं। अच्छा, पेंटिंग तो आपको फिर हर 5 साल में कराना रहता है। तो वैसे ही आपका एक देश होता है, इट इज नॉट वन टाइम टास्क कि हमने घर बनाया, हमने देश बनाया, चलो छोड़ दिया, अब उसका काम खत्म। ठीक है, वो चलता रहेगा अपने आप। ठीक है, हमें क्या है, इट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस। ठीक है, इट्स नॉट लाइक इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड वर्क वहीं पे, काम वहीं खत्म हो गया था। ठीक है, नेशन बिल्डिंग जो है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे कोई बाइक लेता है, गाड़ी जब खरीदते हैं तो हमें लगता है गाड़ी ले लिया, चलो काम खत्म। भैया, गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी रहती है, उसको डेली पूछना रहता है, उसका साफ सफाई करना रहता है। नहीं तो क्या होगा कि गाड़ी 1 साल बाद चलने लायक की हालत में नहीं रहेगी। ठीक है, तो इट इज नेशन बिल्डिंग में कुछ वैसा ही है। सो एवरी टाइम अ न्यू डिमांड अराइजेज, वेदर इट इज फॉर अ सेपरेट स्टेट और फॉर मोर ऑटोनॉमी और रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, इंडियन डेमोक्रेसी मस्ट engage with it, accommodate it wherever it is possible and integrate it within the large national framework। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने सेकंड लेसन पे। ठीक है, हम्म, तो अब हम आते हैं सेकंड वाले लेसन पे। सेकंड बिग लेसन इज दैट जो बेस्ट वे है टू डील विथ रीजनल एस्पिरेशन, वो है थ्रू डेमोक्रेटिक डायलॉग एंड नेगोशिएशन एंड नॉट थ्रू फोर्स और सप्रेशन। ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे होता है ना कि ऐसा कहा जाता है आजकल कि बच्चों को अगर कुछ समझाना हो तो जरूरी नहीं कि आप मार पीट के समझाएं। ठीक है, अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे, ठीक है, उसके साथ बातें करेंगे तो हो सकता है बच्चा सुधर जाए। लेकिन अगर आप उसको और मारेंगे और पीटेंगे तो उससे क्या होता है, बच्चा सुधरने की बजाय और बिगड़ता जाता है। इसीलिए आजकल आप देखते होंगे, ठीक है, कि पढ़ाने का लोगों का तरीका भी बदल चुका है। ठीक है, टीचर्स भी क्या है, थोड़ा मारना कम कर दी हैं, वो थोड़ा आपस में क्या करते हैं, इमोशन जनरेट करने का प्रयास करते हैं, बच्चों की समस्या क्या है समझने का प्रयास करते हैं और फिर हल निकालते हैं। ये नहीं कि चलो भैया
सवेरे आए, उठाए, डंडा उठाया, मारना पीटना शुरू कर दिया, फिर घर भेज दिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारा रीजनल एस्पायरेशन भी है कि इट को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो डेमोक्रेटिक डायलॉग है, वो नेगोशिएशन के थ्रू है, राइट। सो इफ यू लुक बैक एट द 1980s, इंडिया जो हमारा देश था, इट वाज फेसिंग सम ऑफ इट्स मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस। वो क्या थे? पंजाब में जो मिलिटेंसी थी भैया, एकदम चरम सीमा पे जो बोलते हैं, एकदम पहुंच चुकी थी। ठीक है, आपके नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट की डिमांड थी, ऑटोनॉमी डिमांड थी, वो भी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। कश्मीरी समस्या आपकी चली रही थी, आसाम में भी एंटी फॉरेनर मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इतनी चीजें चल रही थी हमारे देश में अलग अलग कोने पे। ठीक है, सो अगर सरकार क्या करती कि इसको एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख लेती कि अच्छा यहाँ पे जो है बहुत बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है फालतू में, ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, इसको क्या करो, आर्मी भेजो, पुलिस भेजो, सब मार वार के खत्म करो। ठीक है, बट इससे क्या होता? ठीक है, शांत तो हो जाता, धरना वरना शांत हो जाता, लोग घर चले जाते, बट इससे क्या होता? दैट वुड नॉट हैव सॉल्व जो रूट कॉज होता ना इशू का, वो सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे कोई स्कूल में बच्चा है, क्या कह रहा है, डेली होमवर्क करके नहीं ले जाता है। ठीक है, अब डेली क्या होमवर्क करके नहीं ले जा रहा है, आप क्या हो टीचर, डेली उसको डंडा मार दे रहे हो। ठीक है, चलो खड़ा कर दिया, पनिशमेंट दे दी, फिर वही कर रहे हो, डेली वही करते जा रहे हो, आप देख रहे हो बच्चा रिपीट कर रहा है। ऐसे करते जाओगे, हो सकता है एक हफ्ते बाद और मारते पीटोगे तो बच्चा फिर क्या करेगा, कुछ दिन के लिए प्रॉपर होमवर्क करके लाएगा। फिर क्या होगा, फिर जैसे आप करोगे, फिर उस कुछ दिन बाद क्या करेगा, वही सेम कंडीशन आ जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा ना कि बच्चा जो है आखिर क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्या रीजन आ रहा है कि होमवर्क नहीं कर पा रहा है, घर पे कोई दिक्कत चल रही है, या घर पे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, या उसके माता पिता उस ध्यान नहीं दे रहे हैं, आखिर रीजन क्या है, उनके पेरेंट्स से बात करें। ठीक है, सिर्फ मारना पीटना ही हल नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होता है, रूट कॉज से पता किसने चलनी चाहिए कि आखिर मेन रीजन क्या है। तो इंस्टेड इंडियन स्टेट जो थे, वैसे हमारे जो देश के नेता थे, लीडरशिप जो थी उस समय, दे ऑल्सो ट्राई टू नेगोशिएट एंड सेटल दिस प्रॉब्लम पॉलिटिकली। ये नहीं कि पुलिस भेजी, सबको हटाओ, खत्म करो। ठीक है, सो द लेसन इज क्लियर। ठीक, हर जगह ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है जरूरी, कभी बहुत ज्यादा बढ़, मतलब सिचुएशन बढ़ गई, तो उस टाइम आप भेजो, आर्मी भेजो। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आप हर बार वही करते जाओ, वहीं लगा ही दो, पूरे पुलिस लगा दो, तो इट्स, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, वो और क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आप वो भी चीज करो और साथ में जो है निगोसिएशंस करते चलिए, चीजों को पॉलिटिकली सॉल्व करने का प्रयास करिए। सो लेसन्स क्या है यहाँ पे, लेसन क्लियर है दैट नेगोशिएशन एंड अकोमोडेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड रिड्यूस टेंशन, वाइल जो सेपरेशंस है इट ओनली क्रिएट मोर एंगर एंड एलियनेशन। सो इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वेयर डाइवर्सिटी इज ह्यूज, द पाथ ऑफ डायलॉग इज व्हाट इज ऑलवेज बेटर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक, ये सेकंड लेसन आपको समझ में आया। नाउ द थर्ड लेसन इज, देखिए मैं उन सब केसेस पे नहीं जा रहा हूँ अगेन कि आप जो हमने पंजाब में पढ़ा, हमने एक जम्मू कश्मीर, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर एक एक यहाँ पे समझाऊं कि आखिर क्या हो रहा था, यहाँ का सोल्यूशन क्या निकला। ठीक है, आई थिंक वो मैंने आपको बहुत प्रॉपर टाइम भी दिया है, हर वीडियो में पढ़ाया है, बढ़िया से पढ़ाया है, और किताब के अंदर भी प्रॉपर आपका दे रखा है। ठीक है, तो आप पीडीएफ भी पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार। ठीक है, सो थर्ड लेसन इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, जस्ट हैविंग डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन पेपर इज नॉट इनफ। ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम बस कागजी कार्रवाई के लिए दिखा देना कि हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सिर्फ उतना ही काफी नहीं होता, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी करना रहता है। एक असली डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि उनके जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं उस देश में, उनको लगना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हमारा जो डिसीजन है, जो सरकारें फैसला लेती है, हमारा भी उसमें हक बनता है कहने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनता कुछ और चाह रही, सरकार ने कुछ और कर दिया। ठीक है, अपनी मन मर्जी किए जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई, और अगर सरकार की मन मर्जी की जा रही है और अगर लोग साथ नहीं होते, क्या होगा, लोगों की रीजनल एस्पायरेशन उठेगी, उनको लगेगा कि हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टेट, हमारे सरकार जो मन में आई करी जा रही है। फिर क्या होगा, गुस्सा बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर वही रीजनल एस्पायरेशन के सेपरेटिज्म की डिमांड, ऑटोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, सो दैट इज वाई रीजनल, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है, रीजनल पार्टीज, लोकल ग्रुप जो होती हैं, दैट इज वाई रीजनल पार्टी मस्ट गेट शेयर इन रनिंग देयर ओन स्टेट।
क्योंकि अब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी है वो इतने इतनी पॉपुलेशन है हमारे देश में, इतनी बड़ी देश है, अब सबकी डिमांड तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुन नहीं सकती बैठ के, ठीक है? इसीलिए लोकल लीडर्स का रहना ज़रूरी है जो उनकी डिमांड पहुँचा सके सबकी एक-एक बात। जैसे समझ लो यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग का ये 1-1 घंटा लेके तो भैया 1 दिन में काम हो चुका। लेकिन इन्होंने क्या किया, 100 लोगों ने एक क्या किया 2 रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए। अब ये 2 रिप्रेजेंटेटिव जब जाके यहाँ पे पूरे देश के सामने डिमांड उठाएँगे, तो इससे क्या होगा, इनको ये भी सॉल्व हो जाएगा और आसानी से काम भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा कहना है, दैट इज़ व्हाई, ठीक है? तो व्हेन लोकल पार्टीज़ जब आती है ना पावर इन देयर स्टेट, इट एश्योर करती है दैट इट एश्योर पीपल दैट देयर आइडेंटिटी एंड डिमांड रिस्पेक्ट की जा रही है एंड देयर प्रॉब्लम और व्हाट डायरेक्टली एड्रेस्ड, ठीक है? अगर रीजन्स को, स्टेट्स को नेशन डिसीजन मेकिंग से हटा दिया जाए, तो लोगों को क्या लगेगा कि उनके साथ जो हो रहा है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, ट्रीटेड अनफेयरली हो रहा है। और वही जो मैंने बताया, आपका क्या होगा, एंगर में ग्रो करेगा एंड इट विल इवन लीड टू अ सेपरेटिस्ट डिमांड। So sharing power both at the state and at the central is essential. This make every region feel included in their national journey, strengthen unity and prevent divisions. अब आता है चौथा लेसन। चौथा लेसन क्या कहता है, उस पे आते हैं, ठीक है? सो द फोर्थ लेसन इज दैट रीजनल imbalance in economic development contributes to feeling of regional discrimination. यानी समझ लिए, मान लीजिए कोई रीजन है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा हो एक देश के अंदर ही, और एक और रीजन क्या है, वो क्या हो, बहुत पीछे रह, जैसे आपके घर परिवार मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें क्या है 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो बहुत तेज़ी से दो ब्रदर भाई हैं, एक भाई जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा हो, ठीक है? तरक्की कर रहा हो करियर में, बड़े-बड़े काम कर रहा हो। एक बच्चा जो हो, ठीक है, काम कर रहा है पर उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? धीरे-धीरे क्या होगा, इनके बीच में एक जेलसी क्रिएट हो जाएगी, राइट? कि वो हमारा वो जो है भाई बहुत इतना कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, वो ये ला रहा है अपनी बीवी के लिए, हार ला रहा है, सोने का ला रहा है। उनकी बीवी इनको आके जला रही है, सब चीज़ें चलता रहता है, ठीक है? सो ऐसे ही देश है, देश में आपका एक रीजन बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाए, एक पीछे रह जाएगा, तो वो क्या होगा कि जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ में होंगे, उनको लगेगा कि हमें जो है पीछे छोड़ दिया जा रहा है, या इसको इस तरह से समझिए कि पेरेंट्स जो हैं एक बच्चे को खूब बढ़ा-चढ़ा के उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खूब पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को क्या है, यहाँ छोड़ दिए हैं, उनको एक को मतलब बड़का कॉलेज प्राइवेट में पढ़ा दिए, एक को क्या किया भैया सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल कहने का मतलब है, ठीक है, आजकल सरकारी स्कूल भी बहुत बेटर हो गए, मतलब एक को एक बहुत छोटे स्कूल पढ़ा रहे हैं, एक को बहुत बड़े स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा इस बच्चे के अंदर ऑफ कोर्स होगा ना कि उसको जो है उतनी बड़े स्कूल में पढ़ाया, उतनी बड़ी फीस उनको पे की, उतना सपोर्ट किया और मुझे क्या है किनारे छोड़ दिया। तो क्या होता है, वैसे देश है कि हम इस रीजन को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा रहा है और हमारे रीजन को जो है इट इज़ वेरी लेस डेवलप। तो इससे क्या होता है कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है एंड इट दिस इम्बैलेंस हैज़ बीन अ रियलिटी इन इंडियाज़ डेवलपमेंट। आप बिहार का एग्ज़ाम्पल ले लो, आप गुजरात का एग्ज़ाम्पल ले लो, आप यूपी की एग्ज़ाम्पल ले लो, आप साउथ से इंडिया के जो साउथ रीजन के स्टेट हैं उनका एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? बिहार आप देखते हो क्या, आखिर आज़ाद तो सब हुआ था, सब एक ही देश के हैं, बट गुजरात जो है कितना डेवलप है आपका है, मुंबई महाराष्ट्र कितना डेवलप्ड है, बिहार जो एक समय कितना डेवलप रहता था, आज कितना पीछे है। या आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर लो, ठीक है? तो इससे क्या होता है, व्हाइल सम स्टेट or region have made rapid growth, others have remained backward. So naturally, the backward state or backward region in some state feel that their backwardness, you know, backwardness should be addressed on priority basis, and that the policies of Indian government जो बना रही है have caused this imbalance, कि जिस भारत सरकार ही जो है ये सब कर रही है। So when this imbalance continues for a long time, इससे क्या होता है, जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है एंड बट ऑल्सो लीड्स टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। हम जानते हैं कि कितना, आप देखो हम सुनने में आता है कि बिहार एंड यूपी के लोग क्या हैं पूरे भारत में पाए जाते हैं, हर एक-एक कोना में है। इसका रीज़न क्या है कि बिहार में उतनी जॉब्स ही नहीं हैं, यूपी में उतनी, अभी यूपी डेवलप हो गया है, पर कुछ टाइम पहले यूपी भी सेम था। वहाँ पे इतनी जॉब्स ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स लोग जो होंगे माइग्रेट करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत गर्व की बात नहीं कहना कि हमारे यहाँ के लोग तो पूरे देश में फैले, ठीक है? इट्स नॉट अ वेरी प्राउड, ठीक है? लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम ऑफ पीपल फ्रॉम पुअरर रीजन टू रिचर वन इन सर्च ऑफ वर्क।
तो सच माइग्रेशन एंड इनइक्वलिटी कैन क्रिएट टेंशन बिटवीन लोकल्स एंड माइग्रेंट। अब ये माइग्रेंट जहाँ जाएंगे वहाँ के जो लोकल्स होंगे, आज हम देख रहे हैं हर भाषा में क्या है वो, इसका एक यही एग्जांपल है कि यहाँ के लोग वहाँ पे चले जा रहे हैं, तो इनको जो यहाँ लोकल्स लोग रहते हैं उनको लगता है कि भाई ये हमारी जॉब, ये अपने राज्य में रहो ना, मतलब अपने यहाँ रहो, है तो एक ही कंट्री के अंदर, बट यहाँ के हमारी जॉब से सब हमारे एरिया को आके रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल। ठीक है, तो सच माइग्रेशन इनइक्वालिटी कैन क्रिएट टेंशन बिटवीन लोकल्स एंड माइग्रेट एंड कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन द फीलिंग दैट द नेशन इज नॉट ट्रीटिंग ऑल इट्स रीजन इक्वली। एंड ये जो लैंग्वेज का आजकल चल रहा है ना कि मराठ में है तो मराठी बोलिए, कई जगह मुझे सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है, यहाँ पे है तो आप ये भाषा बोले, ये इसी का एक एग्जांपल है। रीजनल इम्बैलेंस की वजह से ही मोस्ट ये, ठीक है, लैंग्वेज वाली बैरियर का बात नहीं है, ये यही रीजनल इम्बैलेंस वाली का बात है। ठीक है, तो ये सीख हमें क्या है इससे मिलती है। ठीक है, फाइनली अब ठीक है, तो सीख का हम लोग फाइनली ये जो केसेस है ना, ये हमें ये भी दर्शाते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ठीक, इतने मतलब चीजें आने के बाद हमने सोचा इन कश्मीर में इतनी दिक्कतें आई, पंजाब में इतनी दिक्कतें आई, अभी भैया अगर कोई और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वाला देश होता ना, तो वहां पे अब तक वो देश क्या होता, पूरी तरह से ब्रेक हो चुका होता। पर हमारा जो देश है अभी तक क्या है, अभी तक वैसा ही वैसा है, अभी भी और यूनिटी बनी हुई है। उसका एक रीजन क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जो इंडिया की डाइवर्सिटी की इसको समझा था, और उस विस्डम को उसको दूर तक देख के चले थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एक फेडरल सिस्टम जो बनाया उसको एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। दे न्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज क्या होंगी, उनकी डिफरेंट नीड है, सो उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाई। इंडिया adopted a federal system where power were shared between the center and state. Most states have equal power, but some states को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, जैसे जेएनके का हो गया आर्टिकल 370 जो कि आपका 2019 में हटा दिया गया था। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया था, 6th शेड्यूल जो होता है उसके अंदर, विच ऑल्सो allows ट्राइबल कम्युनिटी टू प्रिजर्व देयर ओन कस्टम। ट्राइबल कम्युनिटीज, क्योंकि साउथ वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़े ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा पाए जाते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज क्या हो, उनको राइट्स दिया गया है कि वो उनकी जो कस्टम है, उनकी जो ट्रेडिशन है, उनकी जो लॉज हैं, वो थ्रू ऑटोनॉमस काउंसिल। कैसे ऑटोनॉमस काउंसिल, तो हमने नॉर्थ ईस्टर्न में भी पढ़ा है। ठीक है, कौन सी काउंसिल वगैरह बनी, डिस्ट्रिक्ट को एक अलग, कई ट्राइबल्स को अलग डिस्ट्रिक्ट एक बना दिया गया, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, वो इसी अंडर के अंदर, इसी चीजों के अंडर हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उस टाइम, उनके दिमाग में सब चीजें थी। यही रीजन है कि हमारा देश जो है आज तक भी इन्हीं की वजह से वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द रीजन ये भी है कि हमारा देश आज तक टूटा नहीं, अभी भी यूनाइटेड है। ठीक है, दीज स्पेशल प्रोविजन टर्न आउट टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा भी है, बुक के अंदर भी आपको दिया हुआ है। दे हेल्प्ड डील विथ वेरी सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट वेयर ट्राइब्स वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी एंड वे ऑफ लाइफ। हमारे देश को what makes India different from many other countries facing similar challenge is that हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिव। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रीजनल एस्पिरेशन को और पुश करना सेपरेटिज्म की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेस टू उनको एड्रेस करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है विद द डेमोक्रेटिक, विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर रह के। सो एज अ रिजल्ट रीजनलिज्म in India has been accepted as a normal part of politics, not as a threat to nation। अभी ये रीजनलिज्म वाली जो चीजें हमारे यहाँ चलती हैं, इसीलिए आप यूएसए वगैरह में देखते होगे कि इसको क्या है, वो क्या है, वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन या और जो देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्लेक्सिबल है नहीं, तो हमारे जो होती है उनको क्या लगता है ये भारत के बुराई करते हैं इसको लेके, लेकिन उनको क्या पता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अलग है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सबता हमारी फ्लेक्सिबल है, तो हमारी जो रीजनलिज्म चीजें होती है ना, वो थ्रेट टू नेशन नहीं, बल्कि वो क्या है और यूनाइटेड रहने में मदद करती हैं। ठीक है, वही लिखा भी गया है, दिस हैज अलाउड इंडियन डेमोक्रेसी टू स्टे यूनाइटेड व्हाइल स्टिल रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा वीडियो के अंदर। आज के लिए बस आपके लिए इतना ही, जो भी था हमने बेसिकली 4 लेसन पढ़ा, एक पावर शेयरिंग वाला था, एक रीजनल इम्बैलेंस का कहानी था, तीसरा जो था आपका बेसिकली कि रीजनल एस्पिरेशन को डेमोक्रेटिक डायलॉग के थ्रू डील करना चाहिए, नॉट थ्रू फोर्स एंड सेपरेशन। एंड जो फर्स्ट था वो ये था कि ये जो रीजनल एस्पिरेशन है, इट इज अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है,
ठीक है, ये था आपका चारों लेसन्स जो हमें इन सब चीज़ों को सीख मिलती है, राइट? आपका लास्ट पार्ट बन जाता है इनके बारे में। जब बुक ओपन करोगे ना तो बीच-बीच में कुछ-कुछ पेजों पे ऐसे करके आपका टेबल्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर सिक्किम के बारे में कहीं दिया है, गोवा के बारे में, द्रविडियन मूवमेंट के बारे में छोटे-छोटे चीज़ें दे रखी हैं। तो इसको जो है लास्ट पार्ट में 6th पार्ट में एक ही के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको भी पसंद आया हो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है? जय हिंद।